कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में 16 दिनों की यात्रा पर है। 16 दिनों के दौरान उनकी यात्रा कई जिलों से गुजरी और कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर भी गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने क्या बिहार में कोई नया सियासी फिजा जो है उन्होंने तैयार करने में सफलता पाई है या नहीं, क्योंकि 16 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी ने कुल 23 जिलों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कुल 1300 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल गांधी की यात्रा चुनाव आयोग और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। राहुल गांधी की यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया गया और लगातार हर यात्रा में राहुल गांधी और उनके सहयोगी ये बात करते रहे कि सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी करती है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा इस वजह से हुई क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार चुनाव आयोग और सरकार को घेरती रही और ये आरोप लगाया गया कि जानबूझकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप रहा। अब ऐसे में एक और सवाल यहाँ उठता है कि आखिर जब राहुल गांधी इतने दिनों तक बिहार की यात्रा पर रहे, तेजस्वी यादव का उन्हें समर्थन मिला, कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन मिला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे, बहुत सारे नेता पहुंचे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी रहा कि ममता बनर्जी का सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में क्या कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं, क्योंकि एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर हुआ करता था अल्पसंख्यक, अनुसूचित और सवर्णों में ब्राह्मण वोट बैंक। ये कांग्रेस का कभी कोर वोट हुआ करता था, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी ने कांग्रेस के पुराने कोर वोट को तो साधने की कोशिश की, साथ ही ओबीसी वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 16 दिनों में कुल 23 जिलों की यात्रा की और 16 जिलों की यात्रा की और 1300 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और 243 में से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए कुल 67 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। अब यही बड़ी कहानी है कि जिस 67 विधानसभा क्षेत्रों को राहुल गांधी ने कवर किया है, वहां पर पिछली बार यानी जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। और क्या अब एनडीए के समीकरण बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी की यात्रा रही, क्योंकि 67 सीटों को उन्होंने कवर किया और 67 में से 39 पर पिछली बार एनडीए को जीत मिली थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए इन 39 सीटों पर कोई फर्क डाल पाएंगे? क्या इन 39 सीटों में से कई सीटों को कांग्रेस और अपने गठबंधन के पक्ष में लाने में सफलता हासिल कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में जब उपचुनाव हुए थे, जिन 67 सीटों पर राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है, कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें से आरजेडी को जीत मिली थी। इसके अलावा जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी उस समय एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और तब एक सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी की यात्रा हो रही है और जब यात्रा पूरी हुई, तो मुकेश सहनी महागठबंधन में है और मुकेश सहनी भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। राहुल गांधी भी मुकेश सहनी को तवज्जो देते नजर आए और हर जगह अपनी गाड़ी पर मुकेश सहनी को लेकर घूमते नजर आए, जिससे निषाद मछुआ समाज को किसी न किसी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में शामिल किया जा सके और उनके वोट बैंक में सेर लगाई जा सके। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2020 में, तब मुकेश सहनी एनडीए के पक्ष में थे और तब ये वोट बैंक कहीं न कहीं एनडीए के साथ गया था। ऐसे में अब मुकेश सहनी के जरिए महागठबंधन में इन वोट बैंक पर राहुल गांधी की नजर है। आपको बता दें, जो सबसे खास बात रही कि राहुल गांधी का पूरा फोकस इस दौरान अपने परंपरागत वोट बैंक पर तो रहा ही, साथ ही ओबीसी पर भी विशेष फोकस रहा, क्योंकि पिछले कई 2-3-4 सालों में हमने देखा है कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स रही है वो ओबीसी, एससी और एसटी के इर्द गिर्द घूमती रही है। राहुल गांधी लगातार पहले जातिगत जनगणना की बात करते रहे, इसके अलावा लगातार वो सवाल भी उठाते रहे हैं कि आखिर देश की बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां आज भी सवर्णों का कब्जा है, ओबीसी, एससी और एसटी की संख्या बहुत कम है। खासकर केंद्र सरकार में वो सचिवों को लेकर लगातार सवाल करते रहे कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं, उसमें महज चंद जो नाम है वो ओबीसी हैं। और अब तो इन दिनों राहुल गांधी मीडिया को लेकर भी सवाल करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ओबीसी, एससी और एसटी की भागीदारी कम है, ऐसे में इनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस दरमियान राहुल गांधी अपने परंपरागत वोट बैंक पर भी नजर रखे। उन वोट बैंक में सबसे पहले बात आती है अल्पसंख्यकों की, उसमें भी खासकर मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि एक समय मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का कोर वोट हुआ करता था। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी एससी, ये भी कांग्रेस का कभी कोर वोट हुआ करता था। इसके अलावा सवर्णों में ब्राह्मण,
यानी ये 3 ऐसे वोट बैंक थे जो लगभग कांग्रेस के परंपरागत कोर वोट बैंक माने जाते हैं। अब राहुल गांधी का पूरा फोकस इन 3 अपने कोर वोट बैंक पर रहा। इसके अलावा इनकी नजर ओबीसी पर भी रही, क्योंकि ओबीसी की आबादी बिहार में बहुत ज्यादा है और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में जाता रहा है। ओबीसी में भी अगर हम ईबीसी की बात करें तो ये जो वर्ग है वो नीतीश कुमार का लगभग परंपरागत वोट बैंक है। ऐसे में इस वोट बैंक पर राहुल गांधी की नजर रही और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश लगाई है कि इन सारे वोट बैंक को कहीं न कहीं महागठबंधन के पक्ष में लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए राहुल गांधी मुंगेर के खानका रहमानी गए। राहुल गांधी संदेश देना चाहते थे कि आज भी कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती है और राहुल गांधी लगातार उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, सवालों को साधने के लिए राहुल गांधी ने मंदिरों की भी परिक्रमा की। गया जी से लेकर कई जिलों के मंदिरों में राहुल गांधी गए और जहां से उन्होंने सवालों को साधने की कोशिश की। ब्राह्मणों को साधने के लिए राहुल गांधी मिथिला घूमे और चंपारण गए। आपको बता दें कि बिहार में ब्राह्मणों की ज्यादा आबादी मिथिला बेल्ट में है और इसके अलावा चंपारण में है। ऐसे में राहुल गांधी इन जिलों को भी उन्होंने साधने की कोशिश की, जिसके जरिए कांग्रेस के पक्ष में और महागठबंधन के पक्ष में राहुल गांधी वोट बैंक को मजबूत कर सके। आपको बता दें कि जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब 16 सीटों पर कांग्रेस उपविजेता थी। आपको बता दें कि 50 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 16 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। इसके अलावा 19 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। ऐसे में यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर पिछली बार के नतीजे क्या थे, क्योंकि अब इस बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं। क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तब जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनावी मैदान में थी। इसके अलावा चिराग पासवान तब अलग लड़ रहे थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आरजेडी ये तीनों एक साथ थे और जब नतीजे आए थे तो उस समय तेजस्वी यादव के पक्ष में एक अलग माहौल था। लेकिन नतीजे जब आए तो महागठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा था। हालांकि तब भी कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की और आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा जेडीयू 43 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। तो ये पिछली बार के नतीजे थे, लेकिन अब इस बार स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक एनडीए में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपीआर है, इसके अलावा जीतन राम मांझी और संभवतः उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के खेमे से ही चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में आरजेडी है, वो सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में नजर आ सकती है। इसके अलावा कांग्रेस है और कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और मुकेश सहनी की वीआईपी। लेकिन दो ऐसी पार्टियां हैं जो इन एनडीए और इंडिया दोनों खेमे का खेल बिगाड़ सकती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है इस समय आपको बता दें कि जनसुराज के प्रशांत किशोर पिछले 1.5-2 सालों में बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से एक्टिव रहे हैं और लगातार वो आरजेडी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सब पर एक बराबर हमला बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी ने उपचुनाव में भी ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे-तीसरे नंबर पर रहने में सफलता पाई थी। ऐसे में ये डैमेज कर सकते हैं। अब ये किसका डैमेज करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन का ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या एनडीए का ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात आती है ओवैसी की पार्टी एआईएम 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी बिहार के विधानसभा चुनाव के मैदान में और 5 सीटों पर सफलता पाई थी। उन 5 सीटों की खास बात यह रही कि ये सभी सफलता सीमांचल में। सीमांचल आपको बता दें कि बिहार का वो क्षेत्र जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और ये आबादी कहीं न कहीं आरजेडी और कांग्रेस का कोर वोट मानी जाती है। लेकिन जब ओवैसी अपने वहां उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ हाल आपको बता दें किशनगंज का है। किशनगंज एक जिला है जहां 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों पर जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब 2 सीटों पर आपको बता दें कि महागठबंधन को जीत मिली थी और 2 पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। यानी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ओवैसी ने महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाया था और इस बार भी अगर ओवैसी बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित तौर पर सीमांचल में तो कहीं न कहीं वो प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर अन्य क्षेत्रों में भी ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। तो मतलब ये 2 ऐसे दल हो चुके हैं एआईएम और जनसुराज, जो कहीं न कहीं दोनों गठबंधनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि किशनगंज में अब एनडीए भी अपना फोकस जमाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी की इधर यात्रा चल रही थी और उनके साथ तेजस्वी थे। लगातार
अपना दबदबा दिखाने की कोशिश हो रही थी, वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही थी, जबकि एनडीए की तरफ से अभी कोई इस तरह की यात्रा विशेष तौर पर निकाली नहीं जा रही है। अगर आपको बता दें कि बिहार में 2 पार्टियां, मतलब गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये इन्होंने यात्रा निकाली। इसके अलावा प्रशांत किशोर की यात्रा लगातार चल रही है, जबकि अन्य गठबंधन अभी उस तरीके से सक्रिय नहीं है जितना ये पार्टियां। तो ऐसे में लेकिन अंदरूनी तौर पर एनडीए भी लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि अपने वोट बैंक को कहीं न कहीं मजबूत किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर ही इस बार भी एनडीए चुनावी मैदान में जा रही है। अब हालांकि सीटों को लेकर क्या पेच फंसेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं एनडीए भी अपने समीकरण साधने शुरू कर चुकी है। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक किशनगंज में इंटरनल तौर पर एनडीए अपने उम्मीदवारों को लेकर और अपने वोट बैंक को लेकर लगातार मजबूती से काम कर रही है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी को सफलता मिली थी। ऐसे में एनडीए की पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं जीत का स्वाद चखा जाए, क्योंकि अगर आपको सत्ता में आना है तो आपको हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। एनडीए इसी मंशा के साथ काम कर रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर जब राहुल गांधी जिन 67 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरे हैं, उनमें से पिछली बार 39 पर एनडीए को जीत मिली थी, तो क्या यही 39 सीटें बिहार में इस बार गेम चेंजर साबित होने वाली है? ये बड़ा सवाल रहेगा। और क्या इन 39 सीटों पर राहुल गांधी का इंपैक्ट नजर आएगा या नजर नहीं आएगा? ये भी बड़ा सवाल रहेगा। और क्या राहुल गांधी सच में वोट बैंक साधने में कामयाब हो पाए हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। और क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव से बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी का उभार हुआ है? ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास संभवतः है नहीं, और इसका जवाब एक ही होता है जब नतीजे आते हैं, क्योंकि नतीजे बहुत सारे सवालों के जवाब दे जाते हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या इस बार तेजस्वी यादव की जगह राहुल गांधी का इंपैक्ट ज्यादा रहा, जैसा कि बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और खासकर यूपी के नतीजों को देखा जाए तो बहुत से लोगों का मानना है कि जो दलित वोट बैंक रहा वो राहुल गांधी की वजह से गठबंधन में आया और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सफलता मिली थी। तो क्या राहुल गांधी इन वोट बैंक को महागठबंधन में लाने में कामयाब रहेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। और एक बड़ा सवाल ये रहेगा, क्या राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा बिहार में सफल साबित होगा या नहीं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा, और इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब चुनावी नतीजे आएंगे, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।